सर मैं सुनील वर्मा और ये मेरी पत्नी शकुंतला वर्मा। सर हम 2 दिन के लिए अपने गांव गए थे और आज जब वापस आकर दरवाजा खोला तो सब बिखरा पड़ा था। फिर मैंने आपको फोन किया। वर्मा जी, जब चोरी हुई तब घर पर कोई नहीं था। इसका मतलब कि चोर को पता था कि घर खाली है। वर्मा जी, गांव जाने की बात आप दोनों के अलावा और किसे पता थी? मैम, आमतौर पर ऐसी बातें आसपास के लोगों को पता ही चल जाती हैं। ठीक है, हम अपना काम करते हैं, फिर बात करते हैं। दो लोगों के जूतों के निशान दिख रहे हैं। इसका मतलब चोर 2 थे और वो छत से आए थे। यस सर। कामिनी जी, आप एक काम कीजिए, आप बाहर जाकर पता कीजिए और सीसीटीवी दिखे तो उसकी फुटेज कलेक्ट कर लीजिए। यहाँ तो कहीं भी सीसीटीवी नहीं है। अब चोर कैसे पकड़ में आएंगे? आपने पता किया क्या क्या चोरी हुई है? तकरीबन 2.25 लाख के जेवर और 50,000 नगद। एक बात बताइए, इस कॉलोनी में गार्ड नहीं है क्या? नहीं सर, कॉलोनी वाले बहुत ही कंजूस किस्म के लोग हैं। वो गार्ड पर पैसा खर्च ही नहीं करना चाहते। सर, मैंने बाहर पता किया लेकिन कुछ भी पता नहीं चला और इस कॉलोनी में सीसीटीवी भी नहीं है। ठीक है वर्मा जी, जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए कामिनी जी। सर, उस चोर का कुछ पता नहीं चल रहा और कॉलोनी के लोगों का शूज प्रिंट भी लिया है, पर किसी का भी शूज प्रिंट मैच नहीं हुआ। मतलब चोर कॉलोनी का नहीं, कहीं बाहर का है। सर, अब क्या करेंगे उस चोर को पकड़ने के लिए? कुछ नहीं, बस इंतजार करेंगे अगली चोरी का। हेलो, ओके, हम आ रहे हैं। कामिनी जी, चलिए, इंतजार की घड़ी खत्म हुई। कमल कॉलोनी से राकेश शर्मा का फोन था, उनके घर में भी चोरी हुई है। सर, ये चोरी भी बिल्कुल उसी तरह हुई है जैसे पहले हुई थी। यहाँ भी सिर्फ 2 ही लोगों के शूज प्रिंट हैं। राइट कामिनी जी, चोर यहाँ भी छत से ही आए हैं। कामिनी जी, आप एक बार बाहर जाकर भी पता कीजिए, देखिए अगर वहाँ से कुछ क्लू मिलता है तो। शर्मा जी, चोरी के वक्त आप लोग कहाँ थे? सर, मेरी वाइफ अंजलि के दोस्त की शादी थी। हम सब कल दोपहर में ही वहाँ चले गए थे और आपको फोन करने से 10 मिनट पहले ही वापस लौटे थे। मतलब चोर को पता था आप लोग रात में नहीं आने वाले हैं। वैसे आप लोगों को किसी पर शक है या फिर कोई ऐसा जो आप लोगों के जाने पर नजर रखे हुए था? सर, हम इतने हड़बड़ी में थे कि कौन क्या कर रहा है इस पर ध्यान ही नहीं गया। यहाँ भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। शर्मा जी, क्या क्या चोरी हुआ है आपके यहाँ से? सर, मैं लिस्ट बना चुका हूँ। 5 लाख के गहने, 30,000 कैश और एक लैपटॉप। सर, पैसे और गहने मुझे वापस ना मिलते तो ना सही, लेकिन प्लीज लैपटॉप ढूंढ दीजिए। उसमें मेरी कंपनी का वो डाटा है जो अब तक कंपनी के सर्वर पर अपडेट नहीं हुआ। अगर वो नहीं मिला तो कंपनी को नुकसान होगा ही, मेरी नौकरी भी चली जाएगी। प्लीज सर, लैपटॉप ढूंढ दीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। सर, कॉलोनी में किसी ने भी किसी संदिग्ध व्यक्ति को ना आते हुए देखा है और ना जाते हुए। कोई नहीं, आप फुट प्रिंट एक्सपर्ट को बुलाइए और पिछले वाले शूज के प्रिंट का मैच करके देखिए कि दोनों मैच करते हैं या नहीं। सर, वारदात की जगह से मिले हुए फुटप्रिंट मैच हो गए हैं। गुड। एक बात और कामिनी जी, ये चोर उन्हीं घरों में चोरी कर रहे हैं जहां वो छत के रास्ते आसानी से घर में जाकर अपना काम कर सकें। आपने एकदम सही कहा सर। और सर,
आई थिंक ये चोर कोई आसपास का ही है, जिसे पता होता है कि कौन कहाँ जा रहा है और कितने दिन के लिए जा रहा है। लेकिन सर, मेरी समझ में एक चीज नहीं आ रही है कि इतने बड़े कॉलोनी में कौन कहाँ जाता है, ये चोरों को कैसे पता चल रहा है, और वो सोर्स कौन होगा? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। कामिनी जी, अब एक काम कीजिए, 2 कप गर्मा गर्म अदरक वाली लाल चाय मंगाइए। शायद चाय पीकर दिमाग की बत्ती जल जाए। जी सर। क्या सोच रहे हैं सर? कामिनी जी, वो चोर कहीं से पता नहीं करते, बल्कि जिनके जिनके घर चोरी हुई है वही लोग उस चोर को बताते हैं अपने बारे में कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, और भी बहुत कुछ। लेकिन सर, वो खुद चोर को क्यों बताएंगे कि वो कहाँ जाते हैं? कोई अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा सर? कामिनी जी, अब तक जितने भी घरों में चोरी हुई है उनके घर के किसी न किसी सदस्य ने अपने घर से कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपने घर के वीडियो तक बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। मतलब सर, इससे चोर क्या, हर किसी को उनके बारे में सब पता होगा। यस, इस सोशल मीडिया तो विभीषण है घर का। सर, आप ये कैसे कर लेते हैं? आपने तो चुटकियों में पता कर लिया। आप तो कमाल हैं। अपना तो ऐसा ही है। अरे भाग्यवान, कब से तैयार हो रही हो? मैं यहाँ तुम्हारे इंतजार में धूप में जल रहा हूँ। अरे ट्रेन छूट जाएगी तो कश्मीर घूमना रह जाएगा, जल्दी करो। कितना चिल्लाते हैं आप, ठीक से तैयार भी नहीं होने देते। 4 घंटे से तैयार हो रही हो, और कितना तैयार होना है तुम्हें? अब चलो। क्या चलो? पता है ना शहर में चोरियां कितनी बढ़ गई हैं। ऊपर से आपने जो घर की रखवाली के लिए WWF वाला गार्ड बुलवाया था, वो कहाँ है? आइयो जी, मैं आ गया। अब आप लोग डोंट फिकर होकर घूमने जाइए जी। देखो, मेरी घर की सुरक्षा मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए। अगर चोरी हो गई तो 1 पैसा नहीं दूंगा तुझे। आइयो जी, आप चिंता मत करना, मैं ईमानदारी से घर के निगरानी करूंगा जी। आप लोग विदाउट एनी टेंशन जाओ जी। पहले एक वीडियो बनाकर पोस्ट तो कर दूं। हेलो दोस्तों, मैं और मेरी खूबसूरत पत्नी 1 हफ्ते के लिए स्वर्ग घूमने जा रही हैं। मेरा मतलब है कश्मीर घूमने। तो मिलते हैं 1 हफ्ते बाद। बाय दोस्तों। हेलो, व्हाट? हम आता है, डोंट फिकर। हेलो मालिक जी, हमारी माँ गांव में बहुत बीमार पड़ गई है जी, इसलिए हमको अभी गांव जाना होगा जी। आई एम सॉरी जी। सर, ये दोनों तो वांटेड चोर रंगा बिल्ला हैं। सही पहचाना कामिनी जी, ले चलिए दोनों को। यार मेहुल, शर्मिला भाभी, आप दोनों को पूरी पुलिस टीम की ओर से थैंक यू सो मच। अरे नहीं यार, थैंक यू बोलकर शर्मिंदा मत कर। देश के कानून को जब भी हमारी जरूरत होगी हम हमेशा तैयार रहेंगे। क्यों शर्मिला? रंगा बिल्ला, हमारे मेहमान खाने में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ हम मुजरिमों के बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं। अगर तुम्हें यहाँ का खाना नहीं खाना तो चुपचाप शराफत से बता दो कि चोरी का सामान कहाँ है, वरना। नहीं सर, कुछ खिलाने की जरूरत नहीं है। ज्वेलरी और लैपटॉप मेरे घर में है, लक्ष्मी नगर 12/26। अच्छा फैसला था तुम्हारा। थोड़ा सा भी लेट होते तो बहुत कुछ खाने को मिल जाता। कामिनी जी,
थैंक यू सर। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि चोरी हुई हमारी ज्वेलरी और पैसा दोनों मिल जाएंगे। ये लैपटॉप ढूंढकर आपने मेरी नौकरी बचा ली सर। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। अपराधी को पकड़ना ही मेरा काम है और राठौर मेरा नाम है। पुलिस स्टेशन में सुबह सुबह फोन की घंटी बजने लगी तो इंस्पेक्टर राठौर गुस्से में बोले, कोई है कि नहीं? फोन तो उठाओ। यस सर। सर, पुलिस हेडक्वार्टर से फोन है। इट्स एन इमरजेंसी। हमारे इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है। बिजनेस टाइकून ऋषि मल्होत्रा के घर पर आग लग गई, जिसमें उनकी माँ, दादाजी और मैनेजर की मौत हो गई है। चलो तुरंत एक्सीडेंट स्पॉट पर चलो। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी दोनों एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचे तो वहां पर पहले से ही काफी भीड़ जमा थी। कई सारे रिपोर्टर खड़े थे। सर, आपको क्या लगता है, यह हादसा है या कोई साजिश? हमें अभी इन्वेस्टिगेशन तो करने दीजिए, फिर बताते हैं यह हादसा है या साजिश। इंस्पेक्टर राठौर घर के अंदर पहुंचे तो वहां पर सबसे पहले बड़े से हॉल में जले हुए 2 कंकाल थे जो आग के कारण केवल हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए थे। दूसरे कमरे में 2 और हड्डियों के ढांचे और आसपास ढेर सारी राख रखी हुई थी। इन कंकाल को देखकर यह समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा किसका है। घर के बाहर और भीतर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करो, शायद कोई क्लू मिल जाए। इंस्पेक्टर राठौर कामिनी से बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर कुत्तों के तेज भौंकने की आवाज आने लगी। इस घर में कुत्ते भी हैं। कहा जाता है कोई बाहर का व्यक्ति घर में आए तो जानवरों को खबर लग जाती है। यदि यह साजिश थी तो कोई सचेत क्यों नहीं हुआ, या ये केवल एक हादसा था जो मानवीय भूल या किसी और कारण से हुआ हो। तभी वहां हवलदार आ जाता है। सर, पूरा सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ना कोई घर से बाहर निकला और ना कोई घर के भीतर आया। मुझे तो लगता है शॉर्ट सर्किट के कारण हादसा हुआ होगा। बरखुरदार, इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचो। सारी लाशों को, इन कंकालों को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। बोलते हुए इंस्पेक्टर राठौर को जमीन पर कुछ चिपचिपा पदार्थ नजर आया। उन्होंने उसे अपने हाथों में लेकर सूंघा तो मुस्कुराते हुए बोले, बरखुरदार मैंने कहा था ना किसी नतीजे पर मत पहुंचो। यह हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। सर, आपको कैसे पता? ये देखिए, यहाँ पर शराब फैली हुई है और शराब पेट्रोल की तरह तुरंत आग पकड़ती है। किसी ने तो सभी को मारने के लिए यह कदम उठाया है। सर, आप तो कमाल हो, कैसे कर लेते हो आप ये सब? अपना तो ऐसे ही है कामिनी जी। इंस्पेक्टर राठौर केस फाइल को बड़े ही गौर से देख रहे थे। तभी कामिनी वहां आई और बोली, क्या हुआ सर? परेशान नजर आ रहे हो। सब ठीक? सब ठीक नहीं है कामिनी, ये केस बहुत उलझा हुआ है। सर, आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। ये लीजिए चाय और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। तब से दिमाग के घोड़े दौड़ा ही रहा हूँ, मगर घोड़े कहीं भी जाकर रुकने को तैयार नहीं है। तो क्या अभी तक आपको इस केस में कोई सस्पेक्ट नजर नहीं आ रहा है? सस्पेक्ट? 4 लोगों की मौत हुई है और आपस में सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट है, मगर चारों के खून में कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा है। तो ये लीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शायद इसके बाद आपको पता चल जाए कातिल कौन है। राठौर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अपने हाथ में लेकर देखने लगता है, मगर वहां पर कोई क्लू नहीं था। तभी फॉरेंसिक एक्सपर्ट का एक नोट देखकर चौंक जाता है। रिपोर्ट में लिखा था कि ऋषि मल्होत्रा के मैनेजर को हड्डियों की टीबी थी, जिसके कारण वो केवल कुछ दिन का ही मेहमान था। कामिनी, ऋषि मल्होत्रा की बैंक डिटेल और ऑफिस की सारी फाइल्स मंगवाकर डीप स्टडी करो। हो सकता है उसकी मौत से किसी को फायदा हो। राठौर के कहने पर कामिनी वहां से चली जाती है। तभी ऋषि मल्होत्रा के पड़ोसी वहां पर आते हैं और बोले, सर, ऋषि मल्होत्रा के केस की इन्वेस्टिगेशन आप ही कर रहे हैं? कोई शक? नहीं सर, आपको कुछ बताना था। तो बताइए। सर, आप मुझे गलत मत समझिएगा, मगर मैं पुलिस के लफड़े में नहीं फंसना चाहता था, इसलिए अभी तक खामोश था। मगर मेरा जमीर मुझे धिक्कार रहा था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। हादसे वाली रात ऋषि मल्होत्रा के घर से बहुत लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही थी। ऋषि सर बालकनी में आकर किसी से फ़ोन पर गुस्से में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी जायदाद में गरीबों को दान दे दूंगा, मगर तुम्हें मेरी जायदाद में से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा।
तुमने मुझे धोखा दिया है। ऋषि सर के गुस्सा होने के थोड़ी देर बाद ही उनके घर से चीख पुकार की आवाज़ आने लगी और उनके घर में आग लग चुकी थी। सर, मुझे लगता है कहीं उनकी जायदाद के लिए तो उनकी हत्या नहीं की गई। आपके हिसाब से मल्होत्रा सर किसी से फोन पर बात कर रहे थे, मगर उनकी कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तो रात के 9 बजे के बाद उन्होंने किसी को फोन नहीं लगाया। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने उन्हें बात करते हुए सुना था और पूरी बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि उन्होंने बालकनी में आकर तेज आवाज में बात की थी। जी धन्यवाद, आपने पुलिस की मदद करने के बारे में सोचा। मैं वहां पर मौजूद दूसरे लोगों की कॉल रिकॉर्ड को चेक करता हूं। पड़ोसी के जाने के बाद इंस्पेक्टर कामिनी जी को बुलाकर मरे हुए सारे लोगों की कॉल डिटेल चेक करने को बोलते हैं। सर, वो हमने सभी की कॉल डिटेल चेक की थी। किसी के भी मोबाइल पर कोई शाम 6 बजे के बाद कॉल नहीं था और ना ही कोई ऐसी बातचीत या अननोन नंबर से कॉल हो जिस पर शक हो। मगर एक बात अजीब है, उस समय वहां पर 5 मोबाइल ट्रेस हो रहे थे। एक मोबाइल का कोई भी सिम या इंस्ट्रूमेंट नहीं मिला और उस हादसे के बाद से वो फोन बंद है। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी पड़ोसी ने आकर कहा कि मिस्टर मल्होत्रा किसी से फोन पर बात कर रहे थे। कामिनी जी, कुछ तो मिसिंग है जो हमारी नजरों से दूर है। मल्होत्रा के मरने का सबसे ज्यादा फायदा किसे होता? मल्होत्रा सर की खुद की कोई औलाद नहीं थी। कुछ समय पहले बीवी भी कैंसर से मर चुकी है। उनके बाद पूरी जायदाद का कोई भी वारिस नहीं है। पर एक बात बहुत अजीब है कि सर के बैंक अकाउंट से हर महीने 1 लाख रुपए किसी अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं जो किसका है वो ऑफिस में किसी को भी नहीं पता। उस अकाउंट की पूरी डिटेल निकालो। जी सर, मैंने पता किया। वो अकाउंट मिस्टर मल्होत्रा के मैनेजर का है। उनके अकाउंट की छानबीन की तो ये रकम ऐसे के ऐसे ही उनकी बहन के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। मैनेजर के अकाउंट में तो सैलरी ट्रांसफर की जाती है, फिर 1 लाख का क्या माजरा है? और ये मैनेजर रकम अपनी बहन के अकाउंट में क्यों ट्रांसफर कर देता है? ये मैनेजर के घर पर कौन कौन है पता करो। हमें कातिल का सुराग उन्हीं के घर से मिलेगा। शायद मुझे समझ में आ गया है कातिल कौन है। जो कोई भी मिले उसे लेकर यहाँ आ जाओ। जी सर। इंस्पेक्टर राठौर के कहने पर कामिनी जी हवलदार के साथ जाकर मिस्टर मल्होत्रा के मैनेजर की बहन और बेटे को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले आई। आइए मिस शेना, मल्होत्रा से आपका क्या रिश्ता था? मल्होत्रा से मेरा रिश्ता? मल्होत्रा से मेरा कोई रिश्ता नहीं था। वो तो मेरे भाई के बॉस थे बस। बस? इससे ज्यादा कुछ नहीं? नहीं, और कुछ नहीं। फिर आपके अकाउंट में 1 लाख क्यों ट्रांसफर होते थे? कौन से 1 लाख रुपए? वो तो मेरे भैया देते थे मुझे खर्चे के लिए। कामिनी जी, उन्हें जरा पुलिस के डंडे का जोर बताइए ताकि ये सब सच बोले। कामिनी जी जैसे ही उन लोगों को डराने के लिए डंडा उठाती है, डर के मारे शीना सब सच सच बोलने लगती है। मिस्टर मल्होत्रा की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वो हमेशा परेशान रहते थे। एक बार वो मेरे भाई से इस बारे में बात कर रहे थे, तभी मेरी माँ की नानी में कपट आ गया और उन्होंने उनके खाने में नींद की दवाई मिला दी। श्री मल्होत्रा तो होश में ही नहीं थे। हम लोगों ने मिलकर उनके कपड़े उतारे और उन्हें मेरे कमरे में सुला दिया। सुबह जब उनकी नींद खुली तो मेरी माँ ने बहुत हंगामा किया और मिस्टर मल्होत्रा शर्म के कारण पानी पानी हो गए। उन्होंने मेरी माँ से हमेशा मेरी देखभाल करने का प्रॉमिस किया। उस वक्त मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी। उन्होंने बेटे को जन्म दिया, जिससे मेरी माँ ने उनका बेटा कहकर उसकी परवरिश के लिए पैसे मांगने लगी। मिसेस मल्होत्रा की मौत के बाद मेरा भाई चाहता था कि मैं उसके बेटे को लेकर मिस्टर मल्होत्रा के घर में रहने लग जाऊं ताकि उनकी पूरी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए, मगर मैं इस बात पर राजी नहीं थी। इसलिए धोखे से उन्होंने मिस्टर मल्होत्रा से सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर करवा दी और उस रात वो ऑफिस से ही उनके साथ उनके घर चले गए थे। डॉक्टर के हिसाब से भाई की बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी और वो केवल 1 महीना ही जिंदा रह सकते थे। इसीलिए उन्होंने सोचा मेरा मरना तय है तो क्यों ना अपने साथ सबको लेकर मर जाऊं। उन्होंने ही उस अग्निकांड को अंजाम दिया और बाकी की कहानी आपको पता है। वाह मिस सिन्हा, आपने प्लान तो सब कुछ बहुत अच्छे से किया था, मगर कहते हैं ना, सच्चाई सबके सामने आकर रहती है। सर, कैसे कर लेते हैं आप ये सब? आप कमाल हो। अपना तो ऐसे ही है। कभी सोचा भी नहीं था कि बाबूजी की इतनी दर्दनाक मौत होगी। इतना कहा कि अंकल की उम्र हो गई है,
गाड़ी मत चलाया कीजिए, लेकिन बेकार की बातें मत सोचिए भैया। अगर ये नॉर्मल एक्सीडेंट होता तो इंस्पेक्टर इतनी इंक्वायरी नहीं करता। थोड़ा सब्र कीजिए। इंस्पेक्टर, आपने इंस्पेक्शन कर लिया है? इज इट नॉर्मल एक्सीडेंट या कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ है या नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि कार की ब्रेक लाइन टूटी हुई है और इसी वजह से आपके पिताजी दयानंद जी का एक्सीडेंट हुआ। ये एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है। मारा गया है दादाजी को। 2 दिन पहले ही तो गाड़ी सर्विस होकर आई थी, ऐसे कैसे ब्रेक फेल हो सकते हैं? दीक्षा बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? इंस्पेक्टर, ये मेरी बेटी दीक्षा है। ये अपने दादाजी से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए कुछ भी बोल रही है। आप इसकी बातों पर। नहीं पापा, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। दादाजी की कार 2 दिन पहले ही सर्विस होकर आई है, सब परफेक्ट था। बिलीव मी, उनका खून हुआ है। लेकिन किसने किया होगा तुम्हारे दादाजी का खून? मुझे पता होता तो मैं कातिल को साथ ही लाती, उसे दीक्षा, सदमा लगा है इसे। आप लोग इसे हॉस्पिटल ले जाइए। क्या लगता है सर, दीक्षा सच बोल रही है या एक महज नॉर्मल एक्सीडेंट है? आप सवाल कम, काम ज्यादा कीजिए। विक्टिम के तीनों बेटे की जन्म कुंडली लेकर आइए मेरे पास। क्या पता चला? सर वो तो बता देती हूँ, लेकिन मुझे जानना है कि आपने एक्सीडेंट स्पॉट पर मुझसे इतना रूडली बात क्यों किया? आप तो ऐसे कभी नहीं करते। वहाँ मुझे प्रेशर लग गया था कामिनी जी। अगर तुम्हारे सवाल का जवाब देने रुकता तो मामला खराब हो जाता, पैंट गीली और पीली दोनों हो जाती। इसलिए छोटी बात करके निकल गया। अब जल्दी बताओ, क्या कहती है सबकी जन्म कुंडली? जी सर, दयानंद जी का कपड़ों का कारोबार है, लेकिन बढ़ती उम्र की वजह से 2-3 सालों से अपने धंधे पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो उनके बेटों ने धंधे की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। ऐसा होते ही सब कुछ गड़बड़ हो गया। रतन, सुरेश और मेहुल धंधे को बराबर संभाल नहीं पा रहे थे। वो दूसरा धंधा करना चाहते थे, लेकिन दयानंद जी ने इसकी परमिशन नहीं दी। बेटों के फोर्स करने पर दयानंद जी ने उन्हें अपने बिजनेस और जायदाद से बेदखल करने की धमकी भी दे दी थी, जिससे तीनों बच्चे गुस्से में थे। मोटिव है सर। राइट, लेकिन मुद्दा यह है कि तीनों ने मिलकर अपने बाप को मारा है या किसी एक ने मौका देखकर चौका मारा है। इंस्पेक्टर, आप तो मुझे पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे, मगर ये रास्ता तो आपके पुलिस स्टेशन को नहीं जाता। बड़ी जल्दी है आपको पुलिस स्टेशन जाने की। इंस्पेक्टर, पागल हो गए हो क्या? धीरे करो गाड़ी। नहीं कर सकता, ब्रेक फेल हो गए हैं। मर गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए। बच तो गए, लेकिन ये ब्रेक अचानक फेल कैसे हो गए? हाईवे पर ब्रेक फेल होने के बाद भी जिंदा हो इंस्पेक्टर। इन्वेस्टिगेशन से पहले इस बात की खुशी तो मना लो। काश पापा की गाड़ी चट्टान से टकराने की वजह ऐसे ही किसी रेत के टीले से टकराती तो वो। आपको ब्रेक ठीक करना आता है क्या? इंस्पेक्टर साहब, थोड़ा आराम से चलिए। सुरेश जी, आराम से ही चला रहा हूँ, लेकिन क्या करूं, गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं। ओह माय गॉड, आगे तो काली खाई है। सुरेश जी, हमें कूदना होगा। गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज है और मुझे डर लग रहा है। मैं नहीं कूद सकता। नहीं कूदेंगे तो हम खाई में गिरकर मर जाएंगे। मैं नहीं कूद सकता। नहीं। बच गए, हम बच गए, हम बच गए। आपको ब्रेक ठीक करना आता है? क्या हुआ सर, ब्रेक फेल के नाटक ने कुछ काम किया? आप बहुत सवाल करने लगी हैं कामनी जी, काम किया कीजिए। सर, बाथरूम में साबुन नहीं है, मेरे ड्रॉअर से लिक्विड सोप ले जाइए। थैंक यू। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? आप यहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं? गाड़ी का ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहा है मेहुल जी। मैकेनिक को फोन किया था पर वो फोन नहीं उठा रहा। आप हटिए, ब्रेक मैं ठीक कर देता हूँ।
मुझे इसकी नॉलेज है। अरे आप इतने बड़े बिजनेसमैन और ये काम, ऑटोमोबाइल में मैकेनिकल इंजीनियर हो इंस्पेक्टर। अगर पापा मुझे अपने काम में नहीं लगाते तो आज मेरा खुद का कार सर्विस सेंटर होता। एनीवेज, गाड़ी ठीक करूं प्लीज, बस 5 मिनट। लीजिए सर, ब्रेक ठीक कर दिया मैंने। थैंक यू। आपको तो सच में गाड़ी के बारे में बहुत कुछ पता है, इसलिए आपने अपने पिताजी की गाड़ी, जो कि 2 दिन पहले ही सर्विस हो कराई थी, उसके ब्रेक्स इतनी सफाई से फेल कर दिए। आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन चलना होगा मिस्टर मेहुल। आप हमारे प्राइम सस्पेक्ट हैं। आई नो तुमने ही अपने पिता का कत्ल किया है। इसे जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतने सुखी रहोगे। आपको पता है कि पापा ने मुझे ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर क्यों नहीं खोलने दिया? क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं अपने दोनों बड़े भाइयों में सबसे ज्यादा काबिल हूँ और उनका बिजनेस आगे बढ़ा सकता हूँ। मैं वही कर रहा था, लेकिन दोनों बड़े भाइयों के जिद भरे डिसीजन से बिजनेस को चौपट कर रहे थे। इस बात को लेकर पिताजी का रतन भैया और सुरेश भैया से बहुत झगड़ा हुआ था। आप उनसे पूछिए ना, लेकिन मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा। जितना प्यार वो मुझसे करते थे उतना ही मैं भी उनसे करता था। कामिनी जी, रतन और सुरेश को जल्दी बुलाइए, नहीं आए तो उठा कर ले आइए, लेकिन वो मुझे अभी पुलिस स्टेशन में चाहिए। मैं भी तो देखूं कौन सी ऐसी राक्षस औलाद है जिसने अपने ही पिता का खून किया है। जी सर, जी। आप भाइयों को क्यों बुला रहे हैं? उनके और पिताजी के बीच हुए झगड़े का राज खोलने के लिए। दादाजी, क्यों चले गए आप? आपकी बहुत याद आ रही है दादाजी। बेबी, दादाजी के खून में किसे पकड़ा गया? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ पता चलेगा तो बताऊंगी। अरे आप कब आई? कुछ पता चला? दादाजी की कार ब्रेक लाइन किसने कट की? अभी तक तो कुछ नहीं पता चला है। वैसे आपके पापा और बड़े चाचा सुरेश जी कहाँ हैं? उनका फोन नहीं लग रहा है। वो दोनों तो कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर गए हैं। ठीक है, आए तो पुलिस स्टेशन भेज देना। सर, रतन और सुरेश दोनों बिजनेस के चक्कर में शहर से बाहर गए हैं, लेकिन मुझे वहाँ एक चीज अजीब लगी। जब मैं वहाँ पहुँची तो दीक्षा किसी से हंस कर बात कर रही थी। है तो वो बच्ची ही, लेकिन मेरी सिक्स सेंस ने उस पर शक कर डाला। ये रही उसकी सीडीआर रिपोर्ट। एक कार और गेम ब्लॉगर है विक्की, उससे उसकी रोजाना बात होती है। शायद जब मैं वहाँ पहुँची थी तब भी वो उसी से बात कर रही थी। और एक्सीडेंट वाले दिन विक्की की मोबाइल की लोकेशन दयानंद के घर के आसपास की ही है। अगर ऐसा है तो हो सकता है दीक्षा हमसे माइंड गेम खेल रही है। ऐसा करो, रतन और सुरेश के आते ही दोनों को भी उठा लो। अब रोने से क्या फायदा? ये तो जुर्म करने से पहले सोचना चाहिए था। बताओ, क्यों मारा दयानंद जी को? मैं और विक्की एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दादाजी को ये बात पता चल गई थी। उन्होंने हमें दूर रहने की वार्निंग भी दी थी, जिसके कारण हम उनसे गुस्सा थे। उनकी वजह से ना तो हम एक दूसरे से बात कर पा रहे थे और ना ही मिल पा रहे थे। इस बात से चिढ़कर हम दोनों ने एक प्लान बनाया। उस दिन मैंने विक्की की डायरेक्शन में दादाजी की कार की ब्रेक लाइन और घर के फोन के वायर कट कर दिए। फिर प्लान के अनुसार जैसे ही दादाजी आए, विक्की, जो कि उस वक्त मेरे कमरे में ही था, वो वहाँ से निकला और दादाजी को देखकर शॉक्ड होने की एक्टिंग करके वहाँ से भाग गया। दादाजी कार लेकर उसके पीछे भागे, जिसके बाद वही हुआ जैसा सोचा था। एक्सीडेंट में दादाजी मर गए। मर नहीं गए, बल्कि मार दिया तुम दोनों ने। इंस्पेक्टर साहब, लगता है हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई थी, जो मेरी बेटी ने ऐसा कुकर्म किया। इसे मेरी नजरों के सामने से ले जाइए, ले जाइए। रतन जी, हर चीज माँ बाप नहीं दे सकते। कुछ फैसले बच्चों के हाथ में भी होते हैं। आपकी बेटी गलत ट्रैक पर अपनी चॉइस से गई है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है।